गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि सबकी नज़र बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पर है और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के होने में बस बहुत थोड़ा ही वक्त बचा है और मैं आपकी फ़िज़िक्स का जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट ये आपको पढ़ाता हूँ आज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए। इसके डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। एक होता है डीसी करंट, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। ऐसा वोल्टेज या करंट जो कि लगातार एक सा रहता है, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं दिष्ट धारा या दिष्ट धारा वोल्टेज। लेकिन जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये ऐसा वोल्टेज या ऐसा करंट है जो टाइम के साथ साथ लगातार बदलता रहता है। ऐसा वोल्टेज या ऐसा करंट जो टाइम के साथ साथ लगातार बदलता रहता है और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद फिर से ये रिवाइज होने लगता है। तो इस तरह के वोल्टेज को या करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो आइए जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। इसके लिए हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किस तरह जनरेट होता है। देखिए, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक इनकी इंटेंसिटी एक सी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को जानेंगे कि कैसे जनरेट होता है। ये हम ड्रा करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं, जो कि नॉर्थ, एक यहाँ कहीं नॉर्थ पोल होगा, वहाँ साउथ होगा, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रहे हैं। जब इन चुंबकीय बल रेखाओं के रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है, कोई सरफेस आ जाता है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं उससे कटती हैं। या उससे कटती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ सरफेस, जो सरफेस इनके रास्ते में रखा है, थीटा एंगल जो वो सरफेस रखा है उसकी एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ में जो एंगल है वो थीटा है। अब यहाँ हम बनाते हैं, हमने माना कि हमने रेक्टेंगुलर लूप, एक वायर जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, आयताकार शेप में है, उसको इन चुंबकीय बल रेखाओं के रास्ते में रख दिया। इस तरह से रख दिया।
इस रेक्टेंगुलर लूप को इन चुंबकीय रेखाओं के रास्ते में रख दिया हमने। ये इसकी एक्सिस है, मतलब कोई एक्सिस होगी जिसके अराउंड ये घूमता होगा, कोई इसकी धुरी होगी, धुरी एक्सल जिसको कहें, ये इसके अराउंड ये इस तरह से घूमता होगा, इस तरह से ये घूमेगा, ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमेगा ऐसे। इस लूप को ले लें कि यह है PQRS, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होंगी, इस तरह से ये घूम रहा है। इस वक्त मान लें कि हम इसकी ये पोजीशन है इनिशियली, जो इसकी एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर खींचा गया जो लंब, वो हमने माना कि चुंबकीय बल रेखाओं के साथ थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल। तो ये इस तरह से लूप रखा हुआ है। इस वक्त मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स कटेंगी और फिर इसको ऐसे लाएं तो यहाँ मैक्सिमम कट रही थी, कम होती गई कम, अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं कट रही, पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ से बनेगी, बल्कि इसको ऐसे ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ मैक्सिमम और फिर यहाँ ज़ीरो, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में इसको ऐसे ले जाएं, मैक्सिमम, फिर ये ज़ीरो, अब ये फिर से दूसरी साइकिल होगी, यहाँ से चले ज़ीरो, ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो, पूरी एक साइकिल हो गई। तो एक साइकिल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है 2 बार मैक्सिमम हो रहा, 2 बार ज़ीरो। इस तरह यहाँ से इसको ऐसे शो कर सकते हैं वेव फॉर्म में, ऐसे। ये ज़ीरो से मैक्सिमम, ये हो गया पॉजिटिव साइकिल, मैक्सिमम EMF यहाँ, और फिर ये यहाँ माइनस E0, नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम। ये है, इस तरह से कॉइल रोटेट कर रही है। तब ये कॉइल जब रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, जो कॉइल में या इस लूप में इंड्यूस्ड EMF होगा, प्रेरित विद्युत भागबल, वो होता है E - n d∅/dt। d∅/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे के लॉ से ये होता है E - n d∅/dt। यहाँ पर फाई की वैल्यू है BA cos थीटा, इसलिए E इसमें -n d/dt, और ये फाई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे BA cos थीटा। अगर ये कॉइल जो घूम रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसका कोणीय वेग ओमेगा हो, तो कोणीय वेग होता है ओमेगा कोणीय वेग घूमा गया कोण अपॉन टाइम, इसलिए थीटा ओमेगा टी। यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा टी। इस थीटा की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम, तब ये E होगा -n d/dt BA cos ओमेगा टी। थीटा के प्लेस पे ओमेगा टी लिखा, तब ये हो गया E इसको यहाँ ले लें n BA d/dt
cos ओमेगा टी। ये जो लूप है या कॉइल, उसमें जनरेटेड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कास ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, E इज इक्वल टू कास ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में माइनस एन बी ए और कास ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। अब यहाँ ओमेगा टी है, ओमेगा टी का 1 तो ये ओमेगा, इसलिए E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा, दिस माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। जनरेटेड ईएमएफ E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, अगर इसमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 ले लें, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तब E विल बी मैक्सिमम, दिस विल बी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ E नॉट, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। E नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है, इन प्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी 1, then E naught is equals to NBA omega. This is maximum generated EMF. लूप में अधिकतम विद्युत वाहक बल E naught is equals to NBA ओमेगा, ये होगा। इस NBA ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में होती है, उसमें पुट कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन की ये वाली, ये इसमें पुट करेंगे। तब हम देखते हैं कि E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा की वैल्यू E नॉट एंड साइन ओमेगा टी। ये क्या है, लूप में जो EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये जनरेटेड EMF है, जनरेटेड विद्युत वाहक बल जो कि लूप में जनरेट होता है। क्योंकि लूप का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ EMF उस रेजिस्टेंस में लॉस हो जाता है, उसमें खर्च हो जाता है, उसमें खत्म हो जाता है। तो कुछ EMF खर्च हो जाने से जो टर्मिनल बॉक्स है उस पर जनरेटेड से कुछ कम मिलता है, कम EMF मिलता है। तो जो टर्मिनल बॉक्स पर जो EMF मिलेगा जो आउटपुट पर, उसको कहेंगे वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज। EMF के कुछ खर्च होने के बाद जो टर्मिनल बॉक्स पर मिलेगा उसको कहेंगे जनरेटेड वोल्टेज, उसको कहेंगे V इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक इसी के सिमेट्रिक ये टर्मिनल बॉक्स पर जो आउटपुट मिलता है जनरेटेड वोल्टेज, क्योंकि EMF में से कुछ खर्च हो गया तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती EMF, अल्टरनेटिंग विद्युत वाहक बल, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन हैं। इस तरह से अब ये हम आपको बताते हैं ग्राफ पर कि इनको कैसे शो करेंगे ग्राफ पर। ये हमने वेव बनाई इसकी, क्योंकि ऐसा वोल्टेज या ऐसा करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होता रहता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो ये इस तरह से
इस तरह से चेंज हो रहा। यहाँ 0 टाइम पर यहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। क्या है, वोल्टेज हो या करंट हो, इनको इस तरह से, ये वोल्टेज के लिए था, ये हमने करंट को लगाया, ये करंट। यहाँ V0 मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड, यहाँ I0 मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट। फिर यहाँ ये 0 हो गए, ये पॉजिटिव साइकिल थी। यहाँ 0, फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम V0 I0, फिर यहाँ 0 हो गए। जिस तरह से वो कॉइल घूम रही है इस तरह से, ऐसे ही 0 मैक्सिमम, फिर 0, ऐसे इस तरह 0 मैक्सिमम, फिर 0, यहाँ 0, फिर मैक्सिमम नेगेटिव साइकिल में, और फिर 0। एक पूरी साइकिल में 2 बार करंट एंड वोल्टेज मैक्सिमम, और फिर 2 बार प्लस डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर एक बार प्लस डायरेक्शन में मैक्सिमम, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। इट मीन्स पूरे साइकिल में करंट और वोल्टेज 2 बार मैक्सिमम होते हैं और 2 बार 0 हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह V0 I0 इस तरह से। अब हम आपको बताते हैं अल्टरनेटिंग करंट का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रोटेट करती है, कोई कॉइल घूमती है, कोई लूप घूमता है, तो उसके घूमने पर एक 0 से मैक्सिमम पर पहुंचता है वोल्टेज या करंट। 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, जैसे यहाँ इस ग्राफ में 0 से मैक्सिमम करंट या वोल्टेज, फिर मैक्सिमम से 0, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम से 0। तो जो मैक्सिमम हो रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के, मैग्नेटिक फील्ड में घूमती हुई कॉइल के या लूप के पहले एक दिशा में, एक डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है, फिर मैक्सिमम से 0 हो जाती है, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम से 0 हो जाती है। तो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के इस मैक्सिमम वैल्यू को अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, इसको प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। इसकी वैल्यू V0 वोल्टेज के लिए एम्पलीट्यूड और I0 करंट के लिए एम्पलीट्यूड है। दूसरी चीज आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को अपना एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको प्रत्यावर्ती धारा का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का आयाम कहेंगे। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली को अपना एक पूरा चक्र करने में जितना टाइम लगेगा उसको प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहेंगे। तो यहाँ आवर्त है एक पूरी साइकिल के लिए, ये आवर्तकाल T, यहाँ 0, यहाँ T हाफ आधी साइकिल के लिए, और यहाँ T हो गया, ये प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल है। आवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक सेकंड में जितने चक्र पूरे करती है, या ये कहें कि प्रत्यावर्ती धारा
एक सेकंड में जितने अपने साइकिल पूरे करती है, जितने साइकिल पूरे करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? F इजिकल्स टू एक सेकंड में कितनी साइकिल होंगी? F इजिकल्स टू एक सेकंड में जो एंगल है वो 2 पाई, एक सेकंड में घूमा गया एंगल कितना है? 2 पाई, और टाइम कितना है? टी। तो एक सेकंड में जो एक सेकंड में साइकिल की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल F इजिकल्स टू 2 पाई अपान टी, घूमा गया एंगल अपान एक साइकिल का टाइम, तो नंबर ऑफ साइकिल आ गया F इजिकल्स टू 2 पाई। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। इसका यूनिट होगा क्या? इसका यूनिट हर्ट्ज होता है XZ, या कहेंगे साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में साइकिल की संख्या, एक सेकंड में चक्र की संख्या, प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूरे करेगी उसे प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। अब हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हाउ यू विल फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी सीरियसली you attend this topic. जैसे कि ये हमने यहाँ वेव ड्रा की, दिस इज 0, दिस इज t half and this is t. Average value of alternating current. एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि इससे पता चल रहा वेव से कि एक पूरे साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक आधा साइकिल है, O से A तक और A से B तक आधा साइकिल, तो ये इस पहले आधे साइकिल में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, इट मीन्स ये दोनों का एवरेज लेंगे तो 0 हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए फाइंड करते हैं। ये हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल के लिए फाइंड कर लें, इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ साइकिल के लिए फाइंड करते हैं। तो हम इसकी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी चीज़ का भी एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि उसको उसका सम कर लेते हैं टोटल करके और उसको नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जितनी बार वो चीज़ है उसको उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड कर लें 0 से लेकर A तक जितना भी करंट है उसको टोटल कर लें। तो उसको टोटल कैसे करेंगे, I dt, क्योंकि अलग अलग टाइम का ये
चेंज हो रही है करंट की वैल्यू, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है फिर घटती है। तो ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दें, इस सारे पोर्शन को हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट कहाँ से करें, 0 से लेकर टी हाफ तक, आधे साइकिल। नीचे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टाइम से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, टाइम को इंटीग्रेट कर दें, 0 से लेकर टी हाफ तक डी टी। यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऐड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का करंट ऐड कर लिया, ये सब ऐड हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ये जो है 0 टू टी हाफ, इसको नीचे लिखते हैं बड़ा बड़ा लिखते हैं नीचे, आई एवरेज इज इक्वल्स टू जीरो टू टी हाफ, जो अभी हमने लिखा था आई डी टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई के प्लेस पे ये पुट किया, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपान 0 टू टी हाफ डी टी। Therefore, I average is equals to I naught साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट करते हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी ये ओमेगा हो गया इसका, इसको ओमेगा को यहाँ लिख दे अपान ओमेगा, यहाँ 0 टू टी हाफ अपान, इसको डी टी को इंटीग्रेट कर दें टी, लिमिट इसकी 0 टू टी हाफ, इट मीन्स आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट अपान ओमेगा, और ये लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट करेंगे तो कास ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपान टी, इन प्लेस ऑफ टी टी हाफ टी अपान 2 माइनस लोअर लिमिट कास 0, लोअर लिमिट कास ओमेगा इंटू 0 मीन्स कास 0 अपान, नीचे लिमिट पुट करें टी हाफ हो गई, इट मीन्स आई एवरेज इज इक्वल्स टू, जो ऊपर हमारा आया आई 0 आई नॉट अपान ओमेगा, एंड दिस ये यहाँ से आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट अपान ओमेगा, एंड दिस टी इज कैंसिल, 2 is cancelled, and this is cos pi minus cos 0 की वैल्यू 1 अपान टी हाफ, this minus is this minus, this is minus,
आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस आई ज़ीरो अपान ओमेगा, वैल्यू ऑफ cos पाई की वैल्यू -1 अपान टी हाफ this टी हाफ है टी दिस। I average is equals to, this is -2 and this minus this will be positive, 2I0 upon omega into t half is equals to 2I0 upon omega is 2 pi upon t multiply t upon 2. This 2 cancel, this t cancel, then we got I average is 2I0 upon pi. This is the average value of alternating current for positive half cycle. इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए I average is equals to -2I0 upon pi। ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की। इसी तरह से वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए V एवरेज इज 2V0 अपान पाई। इसी तरह नेगेटिव साइकिल के लिए वोल्टेज की एवरेज वैल्यू V एवरेज -2V0 अपान पाई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना बताया। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया तब बताएं। और मैं समझता हूँ कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और फिर नेक्स्ट डे में आपको हम आगे पढ़ाएंगे।